वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे क्वांटिटीज़ के एतबार से। कुछ उसमें क्वांटिटीज़ का हमने जिक्र भी किया था, लेंथ और मास का और गालिबन वॉल्यूम का। आज हम उससे आगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं आपकी बुक में यूनिट नंबर 1 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया। नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया एक्चुअली एरिया जो है वो मतलब हम साइंटिफिकली जो या मैथमेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं वो तरीका ये है कि अगर कोई आपके पास स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आप देखिए स्क्वायर की कोई सी भी दो साइडों को आप मल्टीप्लाई कर दें। एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज साइड, एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया यहाँ मेंशन करते हैं। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, राइट। एंड क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पर हम लेंथ और विड्थ का जिक्र नहीं कर सकते, लेंथ विड्थ या हाइट, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसलिए उन्हें सिर्फ हम साइड कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो साइड एनी टू साइड्स, और वो टू साइड्स जो है वो एडजेसेंट होना ज़रूरी है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों। कोई सी भी दो साइडें जो आपस में एडजेसेंट हों या एक दूसरे के साथ रेक्टेंगुलर राइट एंगल के ऊपर हों, यानी 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हूँ एक दूसरे के साथ, उन दो साइडों को आपने मल्टीप्लाई करना। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। दूसरे लफ्जों में हम उनको यूँ कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि साइड की जो है वो लेंथ होती है, ठीक है, कोई ना कोई लेंथ होती है जिसे हमने मेजर करना है, वो लेंथ हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय एल। एल स्टैंड फॉर लेंथ, ठीक है। एल जो है वो हम लेंथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेंथ की स्पेलिंग LENGTH, तो शुरू होता है एल से, तो हम एब्रीवेशन में पूरा लेंथ लिखने के बजाय हम उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दो मरतबा आ गया, लिहाजा लेंथ स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट जो है यूनिट ऑफ एरिया दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप बड़ी यूनिट लेना चाहें तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बड़ी खैर यूज़ नहीं करते, लेकिन किलोग्राम स्क्वायर भी और किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकती है। सो एरिया आपने स्क्वायर का देखा। अगर फ़र्ज़ कीजिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एक साइड जो है वो जो एक दूसरे के फेसिंग साइड्स हैं या एक दूसरे की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में चारों साइडें जो हैं वो मतलब रेक्टेंगल के ऊपर होती हैं, यानी 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए होती हैं, प्लस आमने सामने की जो साइडें हैं वो आपस में मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। और चारों साइडें इक्वल नहीं होती, दो साइडें डिफरेंट, मतलब ये कि एक मेजरमेंट की होती हैं और दो एक मेजरमेंट की। जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये जो रेक्टेंगल है इसका जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 है। मैं यहाँ मेंशन कर दूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को फेस करेगा। सपोज करें ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब अगर इस रेक्टेंगल का आपने एरिया निकालना हो तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तरीका सिंपल है बिल्कुल, कि दो एडजेसेंट साइड आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। या आप यूँ कह लें कि A इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट कम्स 4 to the 8, एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ये आपने रेक्टेंगल का जो है वो एरिया निकाल दिया। फर्दर ऑन हम आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन के ऊपर कि एरिया जो है अगर हमें किसी ट्रायंगल का निकालना हो, ट्रायंगल आपको मैं बताता चलूँ, ऐसी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल यू कैन सी है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा टॉपिक हो गया। और ट्रायंगल कहते किसे हैं ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक साइड, दो साइड और ये तीसरी साइड, 3 साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है। और
तीन ही इसके एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3, तीन इसके एंगल हो गए 1, 2 एंड 3, और तीन इसके साइड, S1 साइड नंबर 1, S2 साइड नंबर 2 और S3 साइड नंबर 3, तीन इसकी साइड होती हैं, तीन इसके एंगल्स होते हैं। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम लेते हैं इसी ट्राइंगल को और हम ये देखते हैं कि जनाब ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है इसको हम इसकी विड्थ भी कह सकते हैं, ट्राइंगल की विड्थ ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ से यहाँ तक ये है इसकी हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट और विड्थ दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम कहेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको उसका हाफ भी करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इसका, क्योंकि ये ट्राइंगल इसी के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ लेंगे कि मैं ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ। 1/2 यानी हाफ कर दें किसको, विड्थ ऑफ द ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये आ जाएगा एरिया। यानी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जो भी उसका नंबर आता है, जो भी फिगर आता है, उसको आपने हाफ कर देना। फॉर एग्जांपल अगर 100 आता है विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से, तो आपने उसको हाफ करना है, यानी 50 लेना है। अगर 40 आता है तो आप उसको हाफ करेंगे, यानी 20 लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने आपसे बात की एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की और एरिया ऑफ ट्राइंगल की। फर्दर मोर अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़, अगला टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पर। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वॉल्यूम, एरिया की बात की, ठीक है। एरिया की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसी यूनिट नंबर 1 के लेक्चर में वॉल्यूम पर थोड़ा सा डिस्कस किया था। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि स्पेस यानी इलाका या जगह, ठीक है, ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो वो जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल एक दुबला पतला बच्चा है, ठीक है, उसके साथ एक माशाल्लाह मोटा ताज़ा बच्चा उसी क्लास में बैठा हुआ है, तो एक को हम मोटा कह रहे हैं, एक को दुबला कह रहे हैं। दुबला क्यों कह रहे हैं? कि उसका वॉल्यूम कम है, उसने कम स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। और जो मोटा है उसे मोटा क्यों कह रहे हैं? कि उसने ज़्यादा स्पेस। ये फनी सी एग्जांपल दे के आपको मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आप देखिए घरों में आपके पास चीज़ें होती हैं, पहले जो पुराने टीवी होते थे अगर आपने देखे हो तो उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता था। अब क्या आ गए हैं जी, अब तो आपकी जो है वो LCD आ गई हैं, तो वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम कवर नहीं करती। पहले जो कंप्यूटर पुराने थे वो ज़्यादा बड़े होते थे, आप देखें टावर केसिंग में या डेस्कटॉप केसिंग में। अब क्या आ गए जनाब, लैपटॉप आ गए हैं। तो लैपटॉप में उनमें फ़र्क क्या है? रैम का और रोम का तो फ़र्क होगा, लेकिन साथ में उनके वॉल्यूम का वो जगह कम घेरते हैं। उनको एक छोटे से ब्रीफकेस की तरह हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कैरी नहीं कर सकते थे। प्लस उसमें ज़ाहिर है बैटरी का भी ऑप्शन है कि आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको हर जगह जो है वो पावर के लिए किसी पिन पॉइंट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और अगर किसी स्क्वायर का या किसी रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना हो तो किसी भी चीज़ की वॉल्यूम की फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई और उसकी हाइट को क्या करना होता है? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्या निकल आएगा? वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम का जो यूनिट है दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। इसके बारे में ये देखते हैं कि जनाब ठीक है, ये तो आपने बात कर लिया जो स्क्वायर शेप्ड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगेन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में 8th के प्रीवियस लेक्चर्स में, उसका मैं यहाँ पे अभी रेफरेंस नहीं देना चाह रहा, बताया है मैंने। आप चाहें तो देख सकते हैं उस लेक्चर के सिर्फ उस पोर्शन को जिसमें मैंने लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बताया हुआ है, तो उससे आपको यकीनन हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंडिपेंडेंटली बता रहा हूँ कि हाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इधर से ही हम इसको ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर्स दस्तयाब हैं, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स मौजूद हैं।
मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा स्कूल की लेबॉर्ट्री में कि इस तरह का एक हॉलो किस्म का एक पॉट होता है, ठीक है, जिस पर यहाँ पर ग्रेडेशन होती हैं, ठीक है, इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ये 0, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30 और ये 40, इसी तरह से अपने अपने हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। और फिर हम उसको लिक्विड को इसमें पोर करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि उसका लेवल आ रहा है ये, तो अब रीडिंग क्या आ रही है इस लिक्विड की जो हमने इसके अंदर पोर किया है, ये लिक्विड जो है ये हमें रीडिंग दे रहा है 30, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ रहा है। या इसमें दूसरी यूनिट्स भी इस्तेमाल होती हैं, क्यूबिक डेसीमीटर भी इस्तेमाल होता है और क्यूबिक मीटर तो ज़ाहिर है इसमें नहीं, सिर्फ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये 30 जो है ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि यूनिट जो है वो ml में, मिलीलीटर में दी होती है, तो दैट में भी 30 ml। ये डिफरेंट ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन जो रीडिंग है वो सेम, यूनिट डिफरेंट हो सकती है, रीडिंग सेम है, इधर 30 है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर हमें एहतियात करनी है कि जब हम इसको इसके लेवल को देखेंगे तो हमारी जो आई है वो बिल्कुल इसकी सीध में होनी चाहिए। ये फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारी आई है तो जो वाटर का सरफेस है, जो वाटर की जो आपका कहेंगे सतह है, आपकी आँख उस सतह की बिल्कुल फेस कर रही हो, बिल्कुल एक लाइन में हो, ठीक है। ना आपकी आंख ऊपर हो कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो आप, ना आपकी आंख नीचे हो कि नीचे से ऊपर आपको सिलेंडर को, यानी उसे एंगुलर नहीं देखना इधर से या इधर से, उसे हमने देखना है इधर से सीधा बिल्कुल, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर से हम जो है वो लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। साथ में मैंने आपको यहाँ पर पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए, ये जो एरर है, इधर से देखने से रीडिंग गलत आएगी, इधर से देखने से रीडिंग गलत आएगी, तो रीडिंग का गलत हो जाना, गलत अंदाज में या गलत एंगल से देखने पर ये एरर हो जाता है, और एरर को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ये चूँकि पैरेलल हमने उस सरफेस को नहीं रखा, इसलिए ये पैरेलैक्स एरर जो है उसको हमें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिलेंडर के अलावा एक मेजरिंग फ्लास्क भी इस्तेमाल होती है इस किस्म की, वो एक डिवाइस है, डिवाइस तो नहीं कहेंगे, पॉट है, और उसमें ये नीचे से ये फ्लैट बॉटम होता है और इधर उसके मार्क लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम उस फ्लास्क के ज़रिए उसको मेजर कर सकते हैं। ये मेजरिंग फ्लास्क है। फ्लास्क को उर्दू में सुराही कहते हैं। आज के दौर में सुराही का इस्तेमाल इतना नहीं है, बल्कि है ही नहीं, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। मेजरिंग फ्लास्क इसको, जिसका जो बॉडी है वो राउंडेड है और जिसका नेक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है लाइक ए सिलेंडर, और बॉटम जो है वो फ्लैट है ताकि उसे किसी सतह पर रखा जा सके। उसके अलावा मेजर करने के लिए हमारे पास जो हायर लेवल पर हैं वो ब्यूरेट्स हैं। ब्यूरेट में ये है कि आप लिक्विड को पोर करेंगे तो लिक्विड को पोर करने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक की या नॉब लगी होती है, और ये आपके पास मेजरिंग जो है वो इधर भी मेजरिंग लगे होते हैं, सिर्फ इसकी नेक के ऊपर। तो ये आपको ब्यूरेट जो है, यानी इसके पास, इसके लिए इसके अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इस की के ज़रिए या इस नॉब के ज़रिए, ये जो नॉब है इसके ज़रिए आप लिक्विड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें से उस लिक्विड को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और भी नलकी कह लें या एक ट्यूब कह लें जो इस्तेमाल होती है, उसे हम पिपेट कहते हैं, जिसमें मुंह से हम किसी भी लिक्विड को अंदर सक करते हैं। वो भी हमें 10 ml तक जो है वॉल्यूम मेजर करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं पिपेट को बना, तो खैर चलिए आपके लिए थोड़ा सा कि वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से थोड़ी सी फैली हुई होती है, फिर दोबारा उसका वो हो जाता है और नीचे जाके टैपरिंग होती है बिल्कुल। ये कुछ इस तरह से आपको लेबॉर्ट्री में देखने को मिल सकती है, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में ख़ास तौर पर, ठीक है। इसमें 10 ml तक, और बाज़ जो होती हैं उनमें ज़्यादा की भी गुंजाइश होती है, लेकिन जो नॉर्मल हैं उनमें 10 ml तक होती है। यहाँ पर आप माउथ से अपने उसको सक करते हैं, यहाँ पर लिक्विड में उसको हम डिप करते हैं, ये हिस्सा जो ये लिक्विड में डिप करके, ठीक है, और जब हम इसको सक करेंगे तो ये लिक्विड ऊपर इसमें राइज कर जाएगा और हम उसमें लिक्विड को पैमाइश कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। यकीनन ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। बुक से आप इसको टच करके पढ़ेंगे या उसके साथ कंसाइड करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्लस हैंड फ्रीज अगर आप यूज़ करें, हैंड फ्री यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि इधर उधर की आवाज़ें
जो जाहिर है घर में और लोग भी रहते हैं, तो उनकी आवाज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। वॉटेवर जो भी आपको सहूलत लगे आप उसके मुताबिक अपनी जो है वो स्टडीज़ को फोकस करके आप इस लेक्चर को सुनेंगे और बुक को साथ रखकर यूनिट नंबर 1 को जिस पेज पर मैं हूँ उसी पेज को साथ रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फिर कोई अगर क्वेश्चन राइज करता है जहन में तो वो भी आप व्हाट्सअप करके या खुद स्कूल पहुंचकर जो है वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर इंशाल्लाह मिलेगा। अब एक टास्क यहाँ पर ये भी आता है कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का क्योंकि ना इनकी लेंथ है ना विड्थ है ना हाइट है, फर्स्ट कीजिए ये स्टोन है, टॉपिक लिख लें आप, वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ये याद रहे कि आप अपनी बुक को रेफर कर रहे हैं, आपकी बुक खुली हुई साथ आपके साथ सामने पड़ी हुई है। अगर मेरे लिखने में यहाँ पर आपको कोई मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये इसको आपने नहीं पढ़ना, मैंने टॉपिक अनाउंस किया, आपने सुना, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, आपने बुक में देखा, वो बाकायदा प्रिंटेड हालत में लिखी हुई है और वो बाकायदा टाइप्ड लेटर्स हैं उसके अंदर, तो उसमें आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें कम टाइम में कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती हैं, ज़्यादा चीज़ें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो, आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कोशिश ये है। तो उस कोशिश में हम ये करते हैं कि यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट करके और कुछ थोड़ा सा डिटेल देकर बुक को रेफ़र करके लेक्चर प्लस बुक अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जहन में तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इंशाल्लाह एक अच्छी लर्निंग का आपको जो है ना वो वजह बन जाएगी। इर्रेगुलर कोई ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कीजिए, अब इसका तो हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, ठीक है, और बीकर में हम लिक्विड रखते हैं। फर्स्ट कीजिए लिक्विड का वॉल्यूम है 10 ml, ठीक है, 10 ml नहीं चले 100 ml कर लें, ठीक है, और 10 ml भी नहीं बल्कि दूसरी यूनिट ले लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस स्टोन को इसमें डिप किया, जैसे ही स्टोन को डिप किया ये वाटर लेवल राइज कर गया, ठीक है, ये चला गया 150 पर, फर्ज कीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर राइज कर गया, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है ये अपना स्पेस तो लेगा ना, जब ये बीकर में जाएगा अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो वाटर के लेवल को ऑटोमेटिकली राइज कर देगा। तो जो जितना वाटर का लेवल राइज हुआ है, पहले ये वॉल्यूम V1 था, उसके बाद ये वॉल्यूम क्या हो गया, राइज कर गया V2, ठीक है। बाद वाला वॉल्यूम V2 है, पहले वाला वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकला, बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाले वॉल्यूम को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, बाद वाला क्या बना 150, ठीक है, माइनस पहले वाला क्या था 100, तो स्टोन का वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 150 माइनस 100, इट इज सिंपली 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना इजी है इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करने का। इसे हम कहते हैं डिस्पर्स मेथड, यानी लिक्विड डिस्पर्स मेथड के जब हम लिक्विड में उसको डालेंगे तो वो अपने वॉल्यूम जितना वाटर जो है उसको डिस्पर्स कर देगा, यानी उस लेवल को जो है वो अप कर देगा, बढ़ा देगा, जितना लेवल का वो डिफरेंस देगा वही डिफरेंस उसका वॉल्यूम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। और